दिल्ली सरकार की निजी स्कूलों पर मेहरबानी देखने लायक है। एडमिशन गाइडलाइन स्कूलों के हक में है, इन्हें और पुचकारा भी जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने आज पब्लिक स्कूलों के प्रिंसिपल्स को सचिवालय में लंच पर बुलाया, मगर अभिभावकों का जिक्र नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि अभिभावक संघ के नाम पर कुछ लोगों ने दुकान खोल रखी है। अगर किसी को शिकायत है तो वो सीधे विभाग में जाए। सरकार और स्कूल साथ साथ है, ये बात नई एडमिशन गाइडलाइन के जरिए जाहिर हो चुकी है, क्योंकि इसमें हुआ वही जो स्कूल चाहते थे। अगले ही दिन स्कूल और सरकार के बीच के रिश्तों की ये गर्माहट लंच पर भी दिखी। पब्लिक स्कूलों के लिए उनकी मनपसंद गाइडलाइन के बाद शिक्षा मंत्री के मेन्यू में स्वादिष्ट थालियां भी परोसी गई। लंच के बाद स्कूलों ने सरकार और उसकी गाइडलाइन की जमकर तारीफ भी की। हर घर में होता है, जब बड़ा बच्चा अच्छा करे ना तो माँ उसको थोड़ा ज्यादा लाड करती है। ये बात बड़ी क्लियर है। आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल दे पा रहे हैं। पिछले 35 सालों में किसी भी मिनिस्टर से लेके किसी भी IAS, IPS किसी के भी बच्चे देख लीजिए, वो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे इसी प्राइवेट अनएडेड स्कूल। उन्होंने हमारी सुनी, हमने उनकी कही। और जहां तक ये क्राइटेरिया का बात है, इससे बेहतर क्राइटेरिया पेरेंट्स के लिए हो नहीं सकता था। मंत्री जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से पेरेंट्स के हित में जो फैसला लिया है उसका स्वागत है। नर्सरी एडमिशन गाइडलाइन में स्कूलों की खूब चली तो उन अभिभावकों को निराशा ही हाथ लगी जिन्हें इस साल अपने बच्चों को नर्सरी में दाखिला दिलवाना है। उम्मीद यही थी कि स्कूलों के साथ अपनी इस मीटिंग में शिक्षा मंत्री अभिभावकों की बात भी रखेंगे, ताकि स्कूल एडमिशन गाइडलाइन तय करने से पहले उनके हितों को भी ध्यान में रखें। मगर अभिभावकों की चिंता पर सुनिए शिक्षा मंत्री का क्या कहना है। मैं किसी एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा जो कोई दुकान चला रहा हो पेरेंट एसोसिएशन आने का, मैं जनरल पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। और अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी पेरेंट्स की कोई ग्रीवेंस हो वो ऑनलाइन मेरे पास कंप्लेंट कर सकता है, मुझे आके मिल सकता है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर से आके मिल सकता है। और कोई भी सिस्टम जो है वो बिल्कुल इस तरीके का नहीं होता कि उसमें कोई गलती ना मिले। हर सिस्टम में कोई ना कोई गलती जो है वो कभी भी मिल सकती है। एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने में अब 15 दिनों से भी कम का वक्त बचा है। इसी बीच स्कूल अपनी गाइडलाइन भी तय करेंगे। अभिभावकों से जुड़ी कुछ संस्थाएं कोर्ट जाने के मूड में भी है, यानी इस साल भी नर्सरी एडमिशन कम कंफ्यूजन भरा नहीं होगा। जब स्कूल और सरकार आपस में ही इतने मस्त हो, फिर अभिभावकों की चिंता किसी और क्यों सताए। पहले ही मनमाफिक गाइडलाइन जारी करके सरकार ने स्कूलों को पुचकार दिया। बात इतने से भी नहीं बनी तो लंच पर भी बुला लिया। अब रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही था, तो स्कूलों ने भी बदले में सरकार की पीठ थपथपा दी। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमारे एक मित्र ने मुझसे एक बात कही कि 4 साल से लगभग 4.5 साल से लगभग बहुत परेशानी है एडमिशन को लेकर, बहुत सारी माथापच्ची की जाती, बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन वो सारा कंफ्यूजन आते आते दूर हो गया। थोड़ा सा मुस्कुराए, इसका मतलब यह था कि जो कुछ भी था अब सब कुछ स्कूल के हाथ में है, उनको तय करना है, जिस तरह से वो बनाना चाहेंगे बनाएंगे, यानी कंफ्यूजन उनका दूर हो गया। यानी इस बात को लेकर कि एडमिशन प्रोसेस पे एक उन्होंने मजाक किया था, लेकिन हम आपको बताएं कि आज हमारे साथ जो यहाँ पे लोग मौजूद रहेंगे खास तौर से बात करने के लिए, सुमित कोहरा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। पेरेंट्स की बात उठाते रहे, एजुकेशन सिस्टम में खास तौर से जो नर्सरी एडमिशन है उसको बहुत समय से अपनी बात यहाँ पे वो रखते आए हैं। एक बात थी, अभी एक राजेश हसीया प्रिंसिपल है, उन्होंने गुरु के हैं, उन्होंने एक बात कही कि बड़े लोगों को पुचकारना चाहिए, और मतलब लाडले हैं इसलिए मां पुचकारती है। एक बात ये, और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने कही, उन्होंने कहा कि पेरेंट्स एसोसिएशन जो है दुकानें चला रहे हैं, इन दोनों बात पे आपका क्या रिएक्शन? जो पहला है रिएक्शन उसका आंसर तो यह है, जो बड़ा बेटा ज्यादा कमाता है तो घर में ज्यादा देता है, तो उसको ज्यादा अच्छी स्वीडिश और अच्छा खाने खिलाता है, ज्यादा कुछ करा जाता है। छोटा बेचारा गवर्नमेंट स्कूल चला रहा है, जैसे बताया उन्होंने, वही पेरेंट का हाल है, वो कुछ देता नहीं उनको। तो ये एक तरह का तो आंसर ही हो गया, इससे बड़े बेटे कुछ करा जा रहा है। जहां तक बात रही दुकान की, वहां पे जहां तक हमारी फोरम चल रही है या फिर एक और सोशल न्यूज चल रही है, वो हमारी टोटली एनजीओ टाइप है। मैं अपनी जेब से पैसे आगे चलाता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ मंत्री जी को भी, मेरे सारे अकाउंट चेक कर लिए जाए, और ओपन चैलेंज करता हूँ दिल्ली सरकार को भी। ठीक है, जहां तक मेरी बात रही, और बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कह सकता हूँ। तो बाकी जो लॉज ये बनाए गए हैं, ये स्कूल के हिसाब से बनाए गए हैं, दे आर टोटली अगेंस्ट द RTE स्पिरिट। इसमें इतने सारे फ्लॉज हैं
मैं यहाँ पे भारत सरकार, दिल्ली सरकार के लीगल एक्सपर्ट को चैलेंज करता हूँ जिसने ये गाइडेंस बनाई है। एक लॉ है कि राइट टू एजुकेशन में कहा गया कि जो बच्चा क्लास फर्स्ट में आएगा उसकी उम्र 6 साल होगी। यह है बिल्कुल है। अब उम्र को लेकर क्या है, अब 3 साल 3+ होगी या 4+ होगी? लवली जी ने कल बोल दिया कि अगर हमने कुछ चेंज नहीं किया, नोटिस नहीं, मतलब 3 साल ही है। तो जब उनको बोला गया कि आरटीई में जब लिखा गया है कि 6 साल की उम्र का बच्चा A क्लास में जाना चाहिए, इसके हिसाब से तो नर्सरी का बच्चा जो है वो 4 साल में जाना चाहिए। तो उनका कहना था नहीं, वो फिर हमारे बच्चे जो है बोर्ड में 1 साल पीछे रह जाएंगे, मतलब बाकी स्टेट्स के बच्चे ऑल इंडिया इंप्लीमेंट करो यार। तो असली बात यह है कि सारे स्कूल की सीटें खाली हो जाएंगी जी, वो 0 ईयर हो जाएगा, तो वो पूरे साल की स्कूल की फीसें कहां से आएंगी? असली बात तो ये है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये टोटल आरटीई को जो है आपके उसकी भावना को बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। चाहे मैं यहाँ पे नहीं कह रहा कि एक, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी पेरेंट्स के इंटरेस्ट में एक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अमिता पटेल जी हमारे साथ स्प्रिंगडेल स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और हम सीधे उनके पास चलेंगे। अमिता जी, खासतौर से हमारे साथ सुमित जी मौजूद हैं। सुमित जी ने कहा कि इस बार कंफ्यूजन इस बात को बरकरार रहा कि 3+ होगा या 4+, इस पर कोई क्लियर नहीं है। उनकी जहां तक राइट टू एजुकेशन की बात है उसमें उन्होंने कहा कि 6+ होना चाहिए। तो एज को लेकर अभी अगर हम बात करें तो क्या है स्थिति इस समय? आज सुबह जब हम लोग सब मिले थे, कई प्रिंसिपल्स को बुलाया गया था मंत्री जी ने, तो वहां कैटेगोरिकली कहा गया था कि 3 बरस से शुरू होगा और 3 to 4, और अगर कोई उससे आगे डालना चाहे वो उसकी खुशी है, पर 3 से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरटीई में एक प्रोविजियो भी लिखा हुआ है कि 6 से 14 तो कोई शक नहीं कि इसमें होना है, पर 6 जिस स्कूल में जो एंट्री पॉइंट है वहां उसकी एडमिशन होनी है। तो जाहिर बात है कि अगर एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी में एंट्री होती है तो नर्सरी जब 3 बरस की उम्र में एंट्री होगी, तो इसमें कोई दोराहा नहीं है। तो सुमित हमारे साथ, सुमित वोहरा हमारे साथ मौजूद है। आपका इनका कहना है कि 3+ पे कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं। आज मंत्री जी ने कंफ्यूजन बहुत बड़ा है इसमें। कंफ्यूजन ये है जब आरटीआर नहीं तो 1 साल बाद इंप्लीमेंट होगा, तब आपका बच्चा जब फर्स्ट में जाएगा उसको 6 साल में होना पड़ेगा, आप 1 साल उसको ड्रॉप करवाएंगे। आप बात को समझिए, आरटीई क्या बोलता है, मैडम से पूछिए आरटीई क्या बोलता है, इसके बारे में पूछिए मैडम से। अमिता जी, इस बात में खासतौर से आरटीआई की बात जिक्र कर रहे हैं, वो 6+ वाली बात है जो क्लास फर्स्ट में, तो उसको लेकर कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से क्यों लोग परेशान हो रहे हैं। आरटीई जो है, राइट टू एजुकेशन, की जो गाइडलाइंस हैं वो क्लियरली कहती हैं कि 6 बरस की उम्र पे एंट्री है, पर उसमें एक प्रोविजन भी लिखा हुआ है कि जो स्कूल जिस स्कूल का जो एंट्री पॉइंट है उसमें आप एंट्री करेंगे। तो 3 बरस की उम्र अभी इस वक्त लागू है, तो हम लोग जो एंट्री करेंगे, जो ये 25% बच्चे हमारे पास आएंगे गरीब बच्चे, तो वो 3 बरस की उम्र में एंट्री करेंगे। और मैं समझती हूँ ये ठीक है, क्योंकि आखिर वो बच्चा क्यों 2 साल मिस करे। वो क्लास 1 में बच्चा जाएगा 6 बरस की उम्र में, तो 2 साल जो है जो बाकायदा स्कूल के साथ चलते हैं तो वो मिस कर देगा और इतना उसमें गैप हो जाएगा। यूं भी उस बेचारे बच्चे को परेशानी है कि ऐसे माहौल से वो आ रहा है जहां इस तरह से ज्यादा पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है। और अगर आप हमारे जैसे स्कूलों में जो नर्सरी में एंट्री पॉइंट है, बच्चा वहां आता है, 2 साल उसकी परवरिश होगी, उसको शिक्षा तालीम मिलेगी कायदे से, और वो अपने आप इंटीग्रेट होकर क्लास 1 में आ जाएगा। अब अगर जो स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है या दूसरे स्कूल है जहां क्लास 1 से एंट्री पॉइंट है, वहां क्लास 1 से एंट्री होगी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको लेके क्यों इतने बेहाल हो रहे हैं लोग। नहीं, बेहाल की जी बिल्कुल, आपने कहा कि बेहाल क्यों हो रहे हैं। हाल और बेहाल दोनों ही हम जानेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो आखिर पेरेंट्स एसोसिएशन किस बात पे ज्यादा परेशान है, क्यों नाराज है और क्यों कह रही है बार बार कि सारी कुछ थाली में परोस कर रख दिया गया स्कूलों को, तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एडमिशन पर उलझन, खासतौर से एडमिशन प्रोसेस को लेकर जितनी लोगों में बातें हैं उनको लेकर आज जो कुछ भी कहा गया उसको लेकर खासतौर से मंत्री जी ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने जो बात कही वहां पे हम सबसे पहले एक बाइट सुनना चाहेंगे। उससे पहले प्रोग्राम में बढ़ने से पहले प्रिंसिपल वहां पे मौजूद थे, उन्होंने एक बात कही कि वो लाडले हैं, स्कूल पब्लिक स्कूल लाडले हैं, इसलिए उनको ये पुरस्कार मिलना चाहिए। तो पहले वहां से बाइट सुनते, उसके बाद फिर हम इस पूरी प्रोसेस पे एक बार फिर शुरू करेंगे।
हर घर में होता है, जब बड़ा बच्चा अच्छा करे ना तो माँ उसको थोड़ा ज्यादा लाड करती है। ये बात बड़ी क्लियर है, आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल दे पा रहे हैं। पिछले 35 सालों में किसी भी मिनिस्टर से लेके किसी भी IAS IPS किसी के भी बच्चे देख लीजिए, वो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे इसी प्राइवेट अनएडेड। प्रिंसिपल हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज के हैं। मैम, मैं आपसे, अमिता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लाडले हैं, उनका कहना है कि पब्लिक स्कूल लाडले हैं इसलिए उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। कोई भी IAS का बच्चा, कोई भी मंत्री का बच्चा, सोसाइटी में जो हाई रैंक लोग हैं उनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें परफॉर्म करना चाहिए था, लिहाजा उन्हें वो सारी प्रायोरिटीज मिलनी चाहिए जो वो चाहते हैं, लिहाजा उसी के आधार पर मंत्री जी ने उन्हें ये कुछ सौंपा है। ये लाडले का खिताब तो आप ही लोग दे रहे हैं, हमने तो कुछ कहा नहीं है। नहीं, लाडले का खिताब हम नहीं दे रहे हैं, ये आपने स्वयं लिया है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज प्रिंसिपल हैं, उन्होंने, राजेश हसीजा जी, उन्होंने खुद अपने को लिया है कि हम पब्लिक स्कूल वाले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेटर परफॉर्म कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल से, लिहाजा पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग बेहतर हैं, लिहाजा हमें पॉइंट्स तय करने की प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लिहाजा हमने अपने नियम बनाए, अपने हिसाब से बनाएंगे। नियम हमने तो बनाए नहीं है। हसीजा जी अच्छे हमारे जानकार हैं, अब वो जो कहना चाहें वो कहें, पर मैं तो ये कहूंगी कि ये नियम तो सरकार ने बना के हमें दिए हैं, हमने तो कोई नियम बनाए नहीं। हमने तो ये मुद्दा सामने रखा है कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उतनी आखिरकार एक ऑटोनॉमी तो एक इंस्टीट्यूशन को एक हद तक मिलनी चाहिए। हमने कभी इनकार नहीं किया कि 25% जो गरीब बच्चा है हम खुशी से लेने को तैयार हैं, क्योंकि आखिर एक जो गरीब बच्चा होता है उसको भी एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जब हम उसको लेने को तैयार है तो मैं नहीं समझ सकती हूँ कि मतलब आखिरकार एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एक आप एक फैक्ट्री भी लगाते हैं, एक आप कारोबार भी खोलते हैं, तो इतना कुछ, और स्कूल तो एक ऐसी जगह है जो एक तरह की संस्था है जो लोगों का अच्छा करती है। पर अमिता जी दिक्कत यही है कि कोई फैक्ट्री से तुलना स्कूल की नहीं की जा सकती। बस यही दिक्कत है कि बाजार के नियम अगर स्कूल पे लगेंगे तो फिर अभिभावक की भी पहल होनी चाहिए, कंज्यूमर की भी बात सुनी जानी चाहिए, पेरेंट्स एसोसिएशन की बात नहीं करनी है। ये बात वो लोग कहते हैं। तो मैं यही तो आपसे नहीं, तो आपको यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि आखिर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जब हम कह रहे हैं कि 25% में हमें कोई आपत्ति नहीं है, गरीब बच्चा हमारे पास जरूर आए, जिस तरीके से आए, जिस तरह से सरकार के साथ हम एक कंधा से कंधा जोड़ के चलना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो बाकायदा अगर जो 75% बच्चे के लिए जो हुआ है तो गाइडलाइंस तो आखिर हमें सरकारी ने दी है ना, हमने तो कोई गाइडलाइंस बनाई, तो उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी है ना। ऑफकोर्स ये सिलसिला, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल ही नियम तय करेंगे कि वो पॉइंट सिस्टम से होगा या पॉइंट सिस्टम लॉटरी सिस्टम के दोनों के साझे के साथ होगा। इसमें आपको हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले विनय भल्ला से बात करेंगे। उदय पार्क से मौजूद है हमारे दर्शक को बात कहना चाहते हैं। जी विनय जी। हेलो, मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय जी से कि ये बार बार कह रहे हैं कि अभिभावक हमारे से सीधा संपर्क करें अगर कोई शिकायत है। क्या लवली जी अपने गिरबान में जाके देख सकते हैं कि जितनी पिछले 1.5 साल से पेरेंट्स ने कोशिश किया उस पर इन्होंने क्या जोर फरमाया है? फीसों की इतनी फीसें भरने के बावजूद इनको डायरेक्ट अप्रोच किया गया, क्या इन्होंने किसी भी चीज से जोर फरमाया या नहीं फरमाया? और जी विनय जी, अपना टेलीविजन सेट की आवाज कम कर लें। जी विनय जी, आपकी बात हमने सुनी। लोगों का कहना है कि खासतौर से ये जो पॉइंट है, खासतौर से मंत्री महोदय को संबोधित किया गया, उनका कहना है कि जो भी शिकायतें की जाती है उस पर अमल नहीं होता है, उस पर सुनवाई नहीं होती। लेकिन हम एक बात फिर उस पर आना चाहते हैं कि 75 और 25% का डिवीजन किया गया है, उसमें 20% मैनेजमेंट की भी सीटें हैं, लिहाजा जो सीटें लोकेशन में है वो कितनी सीटें बची टोटल? सिर्फ जाके 55% बची सीटें, और ये भी आम क्रिश्चियन टैक्टिक्स है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो मैनेजमेंट कोटा को, जैसे गांगुली कमेटी ने किया था रिकमेंड, 10% कर सकती थी। उसके बाद जो मैडम बता रही हैं, रिस्पेक्टेड मैडम जो है, स्प्रिंगडेल बहुत अच्छा स्कूल है, मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ स्कूल की, बहुत इथोस फॉलो करता है, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूँ। ये जो सारा बर्डन है ना ये गवर्नमेंट से आ रही है ना ये स्कूल से आएंगे, ये हम जैसे जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं। कैसे सीएम ने स्टेटमेंट दी है ये
कि जो उनका पर बच्चे पे खर्च होता है एक सरकारी स्कूल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, उतना वो इनके स्क्रूटनाइज करके अकाउंट्स उतना इनको रिइंबर्स कर दिया जाएगा। अगर लेट्स से उनका 500 का 2,500 होता है तो 2,000 को ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से बांट देंगे। ये सीएम की स्टेटमेंट है, वो पेपर में आई थी। और जहां भी दुकान वाली बात, आज से 6 महीने पहले सीएम ने कहा था स्कूलों को कि आप स्कूल को स्कूल इस तरह की तरह, ये नाम की दुकान की तरह। जी, इसी बात पे तो उनका कहना था अमिता जी ने कि हम उसको कंपेयर नहीं करना चाहते और लिहाजा वो कंपेयर हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कुछ एक बहुत बड़ा पॉइंट लेना चाहूंगा कि जो गाइडलाइंस कल लवली जी ने जारी की है ये टोटली अगेंस्ट आरटीई है। इसकी जो आरटीई में लिखा हुआ है कि आप पेरेंट्स की जो है प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते बच्चों के उनके शिक्षा के आधार पे या पेरेंट्स के इनकम के आधार पे। मैंने तो पूछे इन्होंने अगर एलुमनाई पॉइंट्स दिए हैं, हम इसके अगेंस्ट थे। एलुमनाई पॉइंट्स क्यों दिए गए ये जानने के लिए कि कल कोई किसी पर्टिकुलर स्कूल से है, इस फैमिली से, उसका कल्चर क्या होगा। ये पहले बताइए कि एलुमनाई पॉइंट्स लेना लीगल है इलीगल है, पूछिए हमसे। अमिता जी ये कहना चाहते हैं कि एलुमनाई पॉइंट्स रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। पेरेंट्स एसोसिएशन से हैं सुमित बोरा साहब, ये जानना चाहते हैं कि एलुमनाई पॉइंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। देखिए, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये तो हर स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। नए स्कूल है तो जाहिर बात है एलुमनाई नहीं होगा, पर हाँ अगर पुराने स्कूल हैं और अगर इस तरह से वहां बच्चे पढ़ते आए हैं तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। अगर कुछ पॉइंट, मैं ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि वो भी आखिर एक क्लासरूम क्या होता है, एक हेटेरोजेनस स्पेस होती है जिसमें माइनॉरिटी भी आए, लड़की भी आए, एलुमनाई भी आए, सिबलिंग भी आए और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आए, सिंगल पेरेंट आए, फर्स्ट बॉय चाइल्ड आए। हिंदुस्तान एक क्लासरूम होता है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, एलुमनाई भी होता है। इतना परेशान होने की जरूरत है, ये तो कोई कह नहीं रहा है कि साहब जो 75% लॉ ऑफ द लैंड अगर ब्रेक कर रहे हैं हम परेशान होंगे। एलुमनाई पॉइंट इज टोटली अगेंस्ट लॉ ऑफ द लैंड। हियर वी आर डूइंग द प्रोफाइलिंग ऑफ द किड, मेंशनिंग कि उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और जो अनपढ़ आदमी है उसके लिए प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। जो आरटीआई में लिखा हुआ है इसको हम कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं, हमारी बॉडी चैलेंज करेंगे। एलुमनाई इज टोटली इलीगल पॉइंट। आप बात को समझिए मेरी बात, अगर कोई एलुमनाई है उसके पिताजी बाहर तक पढ़े हुए कंफर्म है, एक जो अनपढ़ आदमी है आप उसके साथ उसको तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी आपने प्रोफाइलिंग करती है डायरेक्टली। इट्स टोटली इलीगल अकॉर्डिंग टू आरटीआई। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपके इसी बोल रहा था, बोल रही ठीक है। जहां तक आपने बात की रिलीजियस माइनॉरिटी की, वो भी इलीगल है, आप स्टेरिंग नहीं कर सकती, आप रिलीजन के पॉइंट पे पॉइंट नहीं दे सकती, ये भी आर्टिकल में लिखा हुआ क्लियरली। ना ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी पेरेंट्स से, जो जब वो तो आपके ऊपर है। ऑफकोर्स ये सवाल है, लेकिन एक सवाल और है, वो जो पेरेंट का सवाल है, मैं उसको भी जानना चाहूंगा। वो ये सवाल ये है कि कौन स्कूल कौन सा नियम बना रहा है और कौन से नियम को छोड़ रहा है, ये पेरेंट्स हर स्कूल में जाके पूछे। हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और सबसे पहले हम अपने कॉलर से बात करेंगे। मनोज हैं, द्वारका से मौजूद हैं। मनोज, आपका सवाल। प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया टॉपिक उठाया है। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल शाहीबाग से भी ये पूछना चाहूंगा, क्या हिंदी की ग्रामेटिकल नॉलेज रखती है? आप देखें कि फैक्ट्री की तुलना कर रही हैं, इनका मतलब मुझे नहीं लगता कि ग्रामेटिकल नॉलेज का भी इनका अंग्रेजी ज्यादा पढ़ा हुआ, हिंदी की नॉलेज नहीं है। जी मनोज जी, कोई और भी सवाल आप पूछना चाहते हैं? नहीं, चाहे प्रिंसिपल है किसी स्कूल की और उनकी तुलनात्मक दृष्टिकोण देखिए, मुझे लगता है अगर हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में बात करनी चाहिए। फैक्ट्री की तुलना करें, और मुझे लगता है कि इनका जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बेसिकली मजदूरों पर है कि फैक्ट्री में मजदूर होते हैं, उनके ही बच्चे आएंगे। जी मनोज जी, बिल्कुल, अगर कोई सवाल इसके पूछना चाहें तो आप पूछें, वरना मैं एक सवाल और रखना चाहूंगा। आपका कोई सवाल है और इसके अलावा? ठीक, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक नेबरहुड का पॉइंट था, बहुत कम समय बचा तो मैं जानना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स देते हैं। नेबरहुड का पॉइंट था, फर्स्ट चाइल्ड का बात था, और क्योंकि दिल्ली में बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं तो ट्रांसफर पॉइंट था। इनको लेकर क्या कैटेगरी है, क्या है? मैं पहले अमिता जी से जानना चाहूंगा और फिर आपसे। अमिता जी, आपका पहले नेबरहुड पॉइंट क्या है, कंपलसरी इसको रखा जाएगा या नहीं? पहली बात है कि नेबरहुड, एक तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी जुबान उर्दू है, हिंदी नहीं है, तो अगर परेशानी हुई वो समझ सब कुछ हिंदुस्तानी है। मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ और हिंदुस्तानी मेरी जुबान है। बहरहाल जो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ इस बात को लेके, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नेबरहुड होता है वो ओवरराइडिंग होता है,
और हम ये चाहते हैं कि नेबरहुड से बच्चे हमारे पास आए, क्योंकि अगर मैं नेबरहुड को मदद नहीं करूंगी तो मैं किसको करूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां ट्रांसफर की बात, तो स्टेट ट्रांसफर के जो बच्चे आते हैं स्टेट से इंटर स्टेट से ट्रांसफर होके, उनके लिए भी हम कैटेगरी रखते हैं। नहीं तो वो बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर हर चीज इंसान हड़प ले कि एलुमनाई में ले ले या हर चीज सिबलिंग को दे दे, तो जाहिर बात है कि हर इंसान को एक जगह नहीं मिलेगी स्कूल में। तो इंटर स्टेट के लिए भी हमने जगह रखी हुई है, नेबरहुड के लिए ओवरराइडिंग जगह है। तो तरह तरह के बच्चे हमारे पास आएंगे, अलग अलग। जिसका सिर्फ एक ही बच्चा है, मैं कह सकती हूँ कि बाकी लोग क्या करेंगे, पर मैं जरूर ये कहना चाहती हूँ होगी और ट्रांसपेरेंट होगी। मैम, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शब्द का इस्तेमाल तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी किया, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। खासतौर से बार बार मैम इस बात को लेकर हो रहा है कि मैं अपने स्कूल के लिए जानती हूँ, बगल वाले स्कूल के बारे में ऑफकोर्स आप नहीं जिम्मेदारी ले सकती, लेकिन सवाल इस बात का है कि पेरेंट हर स्कूल में जाए, मैं सवाल कह लेता हूँ, हर स्कूल में जाए पहले पता करे कि यहाँ नेबरहुड वाली पॉलिसी है, बगल वाले स्कूल में नेबरहुड पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे चाइल्ड प्रेफरेंस है अदर स्टेट का, अगल वाले स्कूल में नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको कैसे दूर किया जाए? नहीं प्रतीक जी, मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही क्लियर तरीके से स्पष्ट हुआ था आज कि जितने प्रिंसिपल्स वहां थे उन सब ने कहा कि जो भी हम करेंगे ट्रांसपेरेंटली करेंगे, अकाउंटेबिलिटी लेंगे, क्योंकि आखिर मंत्री जी ने हमारे ऊपर भरोसा रखा है और एक पार्टनरशिप करके चलेंगे। मंत्री जी ने ये भी कहा था कि पब्लिक डोमेन पे हर चीज आप डालिएगा अपने, ताकि सब लोगों को पता लगे कि आपकी कैटेगरीज क्या हो, ताकि पेरेंट्स को कोई आपत्ति नहीं हो। पिछले 3 सालों से इस तरह का सिलसिला चला आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी हुई है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 5000 मेरे पास फॉर्म्स आते हैं और मेरे पास 90 सीटें हैं, तो 4500 से ऊपर सपने होंगे जो टूटेंगे, और उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। और इस तरह से हर पब्लिक स्कूल में होता है, और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको स्कूल नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स मैम, मैं इसीलिए जानना चाहता था कि एक बेहद प्रतिष्ठित दिल्ली की एक स्कूल से आप आती हैं, वहां की आप प्रिंसिपल है, तो लिहाजा आपकी बात जब आप कहती हैं तो बहुत सारे लोगों पे उस बात का असर भी पड़ता है। एक ऑरा है आपके स्कूल का, वो भी एक असर पड़ता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, एक बहुत शॉर्ट में जानना चाहता हूँ, जिसपे इन्होंने कहा कि मंत्री जी ने हम पर भरोसा किया, पेरेंट्स बॉडी पर मंत्री जी ने भरोसा क्यों नहीं किया, ये मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी वॉइस वहां क्यों नहीं सुनी गई? हमारी वॉइस इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो स्कूल के इंटरेस्ट से जो है क्लैश करता है, और अगर वो हमारी बात सुनेंगे तो जो स्कूल की जो जेबें में भरी जाएंगी। सुमित, हम एक बात जानना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, अमिता जी जो कह रही है, जब उनके साथ और बाकी जो प्रिंसिपल कह रहे हैं, जो पेरेंट्स कह रहे हैं, वो भी बच्चे के लिए हित की बात कह रहे हैं। आप अब एक प्रयास क्यों नहीं होना चाहिए कि वंस फॉर ऑल ये मामला सेटल हो दिल्ली में? आज तक हम चिल्लाते आए, इस पिछले 25 साल 30 साल से हमसे जब सीनियर लोग हैं, कभी आज तक कभी पेरेंट्स बॉडी बुला के सुना गया आप क्या चाहते हैं? हमें इंडियन प्रेसिडेंट बोलते हैं अरे हम लोग बनाना है स्कूल हमारा, हम तुम्हें क्यों बुलाएं? अमिता जी वेरी शॉर्ट, क्योंकि टाइम बिल्कुल मेरे पास नहीं है। क्या पेरेंट्स बॉडी को सुनना गैर जरूरी है? नहीं, मैं तो समझती हूँ कि मंत्री जी ने एक बहुत ही डेमोक्रेटिकली अपना हमेशा आगे रख के सुना है, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो हम हो, हमेशा साथ लग के लोगों को वो चले हैं। और स्कूल भी पेरेंट्स को, बिकॉज बिना पेरेंट्स के हम क्या हैं? अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो हमारे स्कूल खाली रहेंगे। तो पेरेंट्स हमारे सबसे बड़े योगदान देते हैं स्कूल में, हमारे सपोर्ट सिस्टम है, तो हमारे लिए तो पेरेंट्स बहुत जरूरी है। उतने ही जरूरी मैं जानती हूँ मंत्री जी के लिए भी है, तो पेरेंट्स को बिल्कुल परेशानी है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो हमारा आरटी है उसमें लिखा हुआ क्लियरली कि नेबर शुड बी द क्राइटेरिया, और जो एक क्राइटेरिया लिखा, दूसरा जो फर्स्ट चाइल्ड या सिंगल चाइल्ड वाला आदमी है वो कहाँ जाएगा, जो बाहर से आया दिल्ली से, जिसका नाम सिबलिंग है ना कुछ है, वो नेबर को क्यों नहीं रखा गया? नहीं, मैंने कहा कि हम अपने स्कूल में खास तौर से रखना चाहते हैं। आरटी की गाइडेंस है उसी में डाल दिया गया। ये और फर्स्ट चाइल्ड वाला आदमी कहाँ जाएगा, वही चलाता है। आपने कहा कि वो इससे बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, परेशान होते हुए, थोड़ा सा धीरे परेशान ना हो। मुझे उम्मीद है जिसके बच्चे की एडमिशन आप 3 महीना लटका दें, उसके बाद आप स्कूल के आगे भागदौड़ दे दें, और अभी आप गाइडलाइंस देंगे 30 तारीख के आसपास, 1 से स्टार्ट होगा, पेरेंट क्यों नहीं चिल्लाएगा? अभी आप भेजेंगे लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, मंत्री जी ने कहा था
मैं एक चीज जानता हूं कि आप एक टीचर से बात कर रहे हैं और आप एक स्टूडेंट के आप अभिभावक हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं जो असर है या कहीं ना कहीं उदाहरण जो है वो बच्चे पर है। लिहाजा हम दोनों लोगों से, पार्टियों से, बल्कि सारे लोगों से कहूंगा बेहद संयत होकर बात करने की जरूरत है और रास्ता निकलने को सबसे पहली बात 1 जनवरी का, उससे पहले कहीं ना कहीं सारे स्कूल इस मुद्दे पर बैठ के अफकोर्स अभिभावक लोगों से बात करके कहीं ना कहीं कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। चर्चा में आज इतना ही, लेकिन विकास तक खबरों का दौर जारी रहेगा।